हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। माय नेम इज़ अमीश पाठक। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर को। ठीक है, तो मेरा इंट्रो आप सबको पता है। ठीक है, मैं होमी बाबा सिल्वर मेडलिस्ट रह चुका हूँ। करंटली आई एम फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। एंड पर्पस ये लेक्चर का है आपका अप्रोच बिल्डअप करना, रिविजन करना, कंसेप्ट बिल्डअप करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 30 सवाल मैंने लाए हैं, दो दो के शिफ्ट में अपन ये करेंगे। ठीक है, अब डाउट आएगा सर नोट्स के लिए क्या करें, तो आप मुझे मेल पे हाय भेज दीजिए। इंस्टाग्राम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर क्यूरी, गाइडेंस, एनीथिंग। एंड लाइक करें भाई, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चालू करते हैं। फॉर्मल चीज़ें बताना ज़रूरी होता है। ठीक है, पर्पज़ ये लेक्चर का है अप्रोच बिल्ड करना। काफ़ी लोगों की कंप्लेन आएगी कि सर हमने तो ये कर रखा है, फिर भी आप भाई देखिए, है ना, आपका रिवीजन हो जाएगा। और जिन्होंने नहीं कर रखा, हर क्वेश्चन बेसिक से लिया जाएगा, है ना, हर क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए और आपको कैसे एप्लीकेशन सीखना है ये आपको पता चल जाए। ठीक है भाई, तो अपन स्टार्ट करते पहले सवाल से कि रे ऑफ लाइट मेक्स 25 डिग्री विथ प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर से कितना बना रहा है मेरे भाई, 25 डिग्री बना रहा है। ठीक है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे कितना होगा। अरे भाई ये क्या सोच, मैंने बना लिया भाई प्लेन मिरर। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट आई, ऐसे गिरी, ये कितना बना रही थी, एंगल 25 डिग्री बना रही थी। ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई होगी, बिल्कुल सही बात है। एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे कितनी होगी मुझे बताइए। ये है इंसिडेंट रे, हाँ सर। ये है रिफ्लेक्टेड रे, हाँ सर। ये एंगल 25 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा मुझे बताइए। 90 माइनस 25 डिग्री हो जाएगा, जो कि 65 डिग्री होगा, हाँ सर। तो भाई ये 65 डिग्री, तो ये भी 65 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, हाँ सर। तो टोटल एंगल कितना हो गया भाई, 65 प्लस 65, जो कि कितना आ जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। बहुत ईजी सा सवाल था ये, है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर ये बेस्ड था। ठीक है, दूसरा भाई सवाल देखते हैं कि स्टूडेंट मेजर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर सरफेस, है ना, इंस्टेड ऑफ नॉर्मल। ओ माई गॉड, इफ़ द मेजर वैल्यू इज़ 30 डिग्री, ट्रू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज़। मुझे बताइए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली होता क्या है। एंगल बिटवीन, ये क्या है भाई, नॉर्मल। ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं भाई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको अपन प्यार से ऐसे लिखते हैं। ठीक है भाई, अब ये क्या बोल रहा है कि मिरर से भाई हमने 30 डिग्री लिया, यानी उसने ये ले लिया भाई 30 डिग्री, तो एक्चुअल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है। तो भाई एक्चुअल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये है, जो कि कितना हो जाएगा भाई, ये पूरा एंगल राइट एंगल होता है 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा मुझे बताइए। 90 माइनस 30 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, बी ऑप्शन आ जाएगा। देखा, तो ये देखो भाई, बेसिक बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, आप इजीली ये सवाल कर लोगे। ठीक है, प्लेन मिरर रोटेटेड थ्रू एंगल ऑफ 10 डिग्री वाइल इंसिडेंट रे रिमेन फिक्स, बाय हाउ मच डज द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट। देखो, इसके पीछे एक कंसेप्ट आता है जो मैं आपको बता देता हूँ। कंसेप्ट क्या है कि अगर इंसिडेंट रे फिक्स होती है, तो अगर भाई मिरर अगर मैं थीटा एंगल से घुमाता हूँ, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से घूमती है मुझे बताइए, 2 थीटा एंगल से घूमती है। सर ये याद रखना है क्या? हाँ भाई ये याद रखना है। ठीक है, ये भाई आप याद रख लो कि अगर मिरर थीटा एंगल से घूमती है, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से घूमती है, 2 थीटा एंगल से घूम जाती है। ठीक है, इसका डेरिवेशन सिखाया जाता है, बट उसका काम अभी भी नहीं आएगा, 10th में भी नहीं आएगा, 11th में भी नहीं आएगा, 12th में भी नहीं आएगा भाई। डेरिवेशन का काम नहीं आएगा, आपको सिंपल सिंपल याद रख लेना है। अब मुझे बताइए क्या इंसिडेंट रे फिक्स है। हाँ सर, ये सबसे पहले देखना है, इंसिडेंट रे हाँ सर फिक्स है। अगर मैं मिरर को 10 डिग्री से घुमा रहा हूँ, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने डिग्री से घूमेगा, 2 इंटू 10, जो कि कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। हाँ सर, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये क्या कह रहा है, ध्यान से अपन देखते हैं कि 2 प्लेन मिरर इंक्लाइन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, 2 प्लेन मिरर है, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म सुटेबली बिटवीन देम। भाई देखो, इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। नंबर ऑफ इमेज का कंसेप्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको बेसिकली क्या करना है, जो एंगल दिया है
उसको भाई 360 से डिवाइड कर देना है, 360/थीटा कर देना है जो भी एंगल है ना। अगर ये ऑड आता है तो भाई बल्ले बल्ले, यही आंसर है। लेकिन अगर ये इवन है तो क्या कर देना है आपको, इवन जो भी नंबर आएगा -1। और कभी कभी बोला जाता है सिमेट्रिकल रखा हुआ है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, सिमेट्रिकल का मतलब है जैसे दो मिरर है, आपने सिमेट्री में रख दिया, यानी कि इसकी सिमेट्री होगी, यहाँ कहीं आपने रख दिया। तो अगर लिखे हुआ है भाई इवन और अगर लिखा है सिमेट्री, क्या लिखी है मेरे भाई, सिमेट्री, तो भी क्या कर देना है भाई, जो भी आएगा तो भी -1 कर देना है। अरे हाँ या ना, हाँ सर। जैसे कि 360/थीटा ऑड आ रहा है, लेकिन अगर मैं बोलूँ इट इज़ प्लेस्ड एट सिमेट्री, तो आपको क्या कर देना है, -1 कर देना है। इतना ही कॉन्सेप्ट है। इसको लोग बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, इतने ये केस वो केस, ऐसा केस वैसा केस। भाई मैंने जेई फोड़ रखी है, नीट फोड़ रखी है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको काम पड़ेगा ही नहीं, है ना। तो भाई क्या है, जैसे एंगल अब 60 डिग्री दे रखा है, तो अब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देता हूँ भाई। 360/60 करोगे, हाँ सर। ये कितना आ रहा है सर, 6 आ रहा है। 6 इवन है कि ऑड है सर, इवन है, तो -1 कर दो यार, तो 6 - 1 यानी 5 आंसर आ जाएगा। अरे आया ना, हाँ सर, ठीक है। अब देखो, 2 प्लेन मिरर आर पैरेलल, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन देम, नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे। हम सब ने बाल कटाने भाई गए हो गए, है ना, बार्बर की शॉप में। तुमने देखा होगा यार इतनी सारी इमेज बनती है। क्यों, क्योंकि एक मिरर सामने होता है तुम्हारे, तुम यहाँ बैठे रहते हो, और एक मिरर होता है तुम्हारे पीछे, तो भाई मल्टीपल इमेज बनते हुए तुमको दिखती है। हाँ सर, तो वही है कि कभी भी 2 प्लेन मिरर अगर पैरेलल रखे जाएंगे तो इन्फिनाइट इमेज बनती है। ये बच्चा बच्चा जानता है। बार्बर की शॉप अपने को ध्यान में रखनी यार, जब भी बाल कटाने गए थे, है ना, आपने अपनी मल्टीपल इमेजेस देखी थी, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, डी आ जाएगा। ये बहुत ईजी सा सवाल था, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, विच स्टेटमेंट इज नेसेसरीली ट्रू फॉर प्लेन मिरर इमेज। देखो भाई बढ़िया सवाल है, हमेशा ट्रू होगा। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है क्या भाई, तुम जब कंघी करते हो स्कूल जाने से पहले, तुम्हारी उल्टी इमेज बनती है क्या, नहीं सर, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, बिल्कुल सही बात है। मैग्नीफाइड इमेज बनती है क्या, बिल्कुल नहीं सर। है ना, याद करो वो दिन जब तुम स्कूल से पहले आईने के सामने जाया करते थे, है ना, तो तुम्हारी क्या एकदम, तुम 6 फीट के हो तो तुम खली थोड़ी ना दिखने लगते थे, द ग्रेट खली। पता चला सर मैं तो 7 फुट का दिखने लग रहा हूँ, ऐसा होता था क्या, बिल्कुल नहीं सर, है ना। ऑलवेज डिमिनिश, ओ माय गॉड, है ना। पता चला तुम 6 फीट के थे और कितने फिट के दिखने लग गए भाई, 2 फीट के दिखने लग गए, है ना। जिराफ जैसे थे, जिराफ प्लेन मिरर के सामने खड़ा हुआ डियर दिखने लग गया, ऐसा होता है क्या भाई, सर ऐसा भी नहीं होता। वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिल्कुल सही बात है सर। मेरी इमेज मुझे सीधी दिखती थी, मैं ऐसे खड़े रहता था तो इमेज भी मुझे ऐसे दिखती थी। और वर्चुअल इमेज का मतलब हम सबको पता है, जो कि स्क्रीन के पीछे बनती है, जिसके लिए स्क्रीन की नीड नहीं होती भाई, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, रियल इमेज होता है भाई जो मिरर के सामने बनता है, जिसके लिए स्क्रीन की नीड होती है। इमेजेस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन मिरर, जैसे कि एक कॉनकेव मिरर उठा लेना भाई स्कूल में से, है ना, और उसके सामने पेपर ले जाना, ठीक है, और इधर एक मोमबत्ती जला लेना, तो तुमको दिखेगा भाई पेपर के ऊपर इमेज बन जाती है। और ये उल्टी बनेगी कि सीधी, वो आपको पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो वो जो ये क्या है, ये बेसिकली स्क्रीन है। मिरर के सामने एक आपने स्क्रीन रखी, उसके ऊपर इमेज बनती है। यूट्यूब पे आप सर्च करके देख सकते हो, उसको रियल इमेज बोलते हैं। और जो मिरर के पीछे बनती है, दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 12 सेंटीमीटर इज इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, डिस्टेंस बिटवीन, देखो ऑब्जेक्ट एंड इमेज, फिर फंसाया। बच्चों को क्या पता रहता है, सर ये प्लेन मिरर है, हाँ सर, यहाँ से 12 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज़ ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सर, तो वो क्या हड़बड़ी में कर देंगे, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस लगा के 12 को टिक कर देंगे, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा। पूछा गया है ऑब्जेक्ट एंड इमेज। कंसेप्ट क्या है कि जितने दूर ऑब्जेक्ट होता है उतने ही दूर क्या होती है, इमेज होती है। तो इसके इमेज यहाँ पे बन जाएगी। ये वाला कंसेप्ट सबको आई गेस पता होगा कि भाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज इन केस ऑफ प्लेन मिरर। तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी गई है ना, ये दोनों की बीच की डिस्टेंस क्या गई है, पूछी गई है।
तो भाई निकाल लो, 12 + 12 कर लो, जो कि कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अरे हाँ या ना? हाँ सर, ठीक है। पर्सन मूव 2 मीटर टूवर्ड्स प्लेन मिरर, है ना। मैं सारे भाई न्यूमेरिकल करा रहा हूँ ताकि आपका जो वो होता है ना कि यार न्यूमेरिकल देख के हालत ख़राब, वो चले जाए यार मन से, है ना। बहुत इजी होता है। और ये मैं वन लाइनर लाया हूँ ताकि आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। पर्सन मूव 2 मीटर टूवर्ड्स द प्लेन मिरर, डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड इमेज चेंजेस बाय यानी कितने से चेंज हुआ। सर पहले निकाल लेते हैं। पहले अगर कोई प्लेन मिरर था तो सपोज़ पर्सन मैंने मान लिया 10 मीटर पे था, सपोज़, है ना। तुम खड़े थे भाई 10 मीटर पे, ठीक है। तो तुम्हारी इमेज कहाँ बन रही थी सर? 10 मीटर पे यहाँ बन रही थी। हाँ सर। तो तुम्हारे और इमेज के बीच में कितने डिस्टेंस थी सर? 10 + 10, जो कि कितनी थी? 20 मीटर थी, ठीक है। अब कितना चले भाई तुम? 2 मीटर चल लिए, यानी अब कितने दूरी पे हो सर तुम? 8 मीटर दूरी पे हो, क्योंकि तुम यहाँ से 2 मीटर चले। हाँ सर, 2 मीटर तुम यहाँ से चले, तो यहाँ से भी कितनी दूरी पे तुम्हारी इमेज बनेगी सर? 8 मीटर पे बन जाएगी। अरे आया ना? हाँ सर। यानी अब तुम्हारे और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस है सर? सर 8 + 8 यानी कि 16 मीटर डिस्टेंस है। बिल्कुल सही बात है। पहले 20 था, अब 16 हो गया। तो चेंज कितने से हुआ सर? बच्चा बच्चा बता देगा। चेंज हुआ है 4 मीटर से, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा मुझे बताइए? 4 मीटर आ जाएगा। पहले 20 था, बाद में 16 हो गया, है ना। पहले 20 रुपये थे, बाद में 16 रुपये हो गए। कितने रुपए का फ़र्क पड़ा? तुम बोलोगे 4 रुपये का फ़र्क पड़ा, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्केव मिरर इज़ यूज इन शेविंग मिरर बिकॉज व्हेन फेस इज़ विद इन द फोकल लेंथ इट फॉर्म। याद करो दिन जब तुम केस पढ़ा करते थे कि ये होता है, मुझे बताइए क्या, है ना। ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है पोल, बीच में होता है भाई फोकस, ठीक है। जब फोकस और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो क्या होती है मुझे बताइए? वर्चुअल पीछे की तरफ इमेज बनती है और एनलार्ज बनती है, ठीक है। कैसे बनती है मुझे बताइए? वर्चुअल बनती थी यानी पीछे की तरफ इरेक्ट बनती थी, सीधी बनती थी, और एनलार्ज बनती थी। ये टेबल रटाया जाता है, आपके मॉड्यूल में भी है, बुक में भी है, आप वहाँ से रट लेना, ठीक है। कैसे याद करना होता है इसका भी तरीका होता है, ठीक है। वैसे मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप वैसे बैठ के रटो, आपको एक एक का रे डायग्राम बना के देखना है, ठीक है। सवाल करते हैं, आपको ऑटोमेटिक समझ जाएगा। वो जो लोग रटाते हैं, बस कॉनकेव मिरर समझना है आपको। कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस सेम होता है और कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव लेंस सेम होता है। बस सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह आपको 2f ट्वाइस फोकस ये लिख देना पड़ता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको भाई नहीं लिखना, कोई ट्रिक पे मत जाना मेरे भाई, है ना, नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है। तो भाई वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज होता है, कहाँ लिखा है सर? देखो यहाँ लिखा है, एनलार्ज को ही मैग्नीफाइड बोला जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। इसलिए शेविंग मिरर के तौर पे यूज़ होता है, क्योंकि शेविंग में आपने देखा होगा जो लोग शेविंग करते हो मिरर बड़े पास में रखते हैं। शेविंग की बात कर लूँ, चाहे वो डेंटिस्ट का जो मिरर होता है ना, वो भी आपके एकदम दांत के पास रख के देखते हैं, है ना। तो जैसे ही वो पास रखते हैं वैसे ही एक तो इमेज सीधी बनेगी और बड़ी बन जाती है, तो मज़ा आ जाता है भाई, तुमको क्लियर दिखेगा तो तुमको मज़ा आ जाएगा, शेविंग करने में बेहतरीन होगी, इजी हो पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कन्वेक्स मिरर इज प्रेफर्ड एज अ व्हीकल रियर व्यू मेनली बिकॉज। देखो, कन्वेक्स मिरर आपने देखा होगा कि जो मिरर होता है कार के अंदर या एक्टिवा के अंदर, टू व्हीलर के अंदर, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक तो कई सारी गाड़ियाँ आपको पीछे की एक साथ दिख जाती है। और गाड़ी कैसे दिखती है? बड़ी दिखती है, सेम साइज़ की दिखती है कि छोटी दिखती है? तुम बोलोगे सर गाड़ियाँ ना बहुत छोटे छोटे दिखते हैं और ना हमें बहुत ज़्यादा रेंज की गाड़ियाँ दिख जाती है। अरे हाँ या ना? ये सब के आपके ऑब्जर्वेशन है? अरे हाँ या ना? सर बिल्कुल सही बात है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन अब देख लो, इन्वर्टेड इमेज भाई उल्टी थोड़ी ना दिखते हैं, नहीं। गिव वाइडर फील्ड व्यू, बिल्कुल सही बात है। मैग्नीफाइड दिखती है कि इमेज? बिल्कुल नहीं। कन्वर्ज ऑल रे, अब बच्चे यहाँ कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे। याद करो दिन जब रेज रेज कन्वर्ज होती है, जब रेज भाई कन्वर्ज होती है तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है रियल इमेज बन रही है।
भाई रियल इमेज बनती है क्या कन्वेक्स मिरर में? ठीक है, कन्वेक्स मिरर में रियल इमेज बनती है क्या, ये बताओ। बिल्कुल नहीं सर। यानी इसका मतलब क्या है, कन्वर्ज ऑल रे का मतलब है कि भाई रियल इमेज की बात हो रही है जो कि नहीं बनती। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाता है। फॉर अ स्फेरिकल मिरर रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड फोकल लेंथ वुड बी। अब भाई ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि ये होता है पोल, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों के बीच में होता है फोकस, है ना। और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो भाई ये भी फोकल लेंथ है, ये भी एफ के बराबर होता है क्योंकि इन दोनों के बीच में होता है ये। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया, ट्वाइस फोकल लेंथ, एफ प्लस एफ, एफ प्लस एफ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया, ट्वाइस फोकल लेंथ आ गया। अरे आया ना। हाँ सर, ये बहुत चर्चित सवाल इसके बनते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा, फोकल लेंथ पूछेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा अपने को नहीं घुसना है यार। हर एक एक की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली है क्या। अगर आप इमेजिनेशन करोगे, सपोज़ मैंने एक स्पीयर ले लिया, फुटबॉल जैसा, पूरा मिरर मैंने ले लिया फुटबॉल जैसा, है ना। अब मुझे बताइए, फुटबॉल का सेंटर ये है, बिल्कुल सही बात है। फुटबॉल की रेडियस ये है, बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्त। इससे ही मैंने एक मिरर कट कर दिया, इससे ही मैंने एक मिरर कट कर दिया और मैंने बोला इस मिरर को निकाल के देख। तूने इस मिरर को निकाला और तूने बना दिया, सर ये देखो आपका मिरर है। रुक जाओ, तूने इस मिरर को निकाला, तूने इस मिरर को निकाला और ये तेरा मिरर निकल गया। ठीक है, यहाँ से मिरर तेरा ये निकल गया, बिल्कुल सही बात है सर। अरे मेरे भाई, यही तो कनकेव मिरर है, बिल्कुल सही बात है सर। यही तो क्या है, कनकेव मिरर है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है मुझे बताइए, रेडियस ऑफ स्पीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट ऑफ। ये आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। ये स्पीयर था, ये स्पीयर से ही ये मिरर बना, है ना। और इसका जो रेडियस था वही तो इसका रेडियस होगा, बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से आपको इमेजिनेशन करनी होती है। व्हाट इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज़ फोकस, व्हाट इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, उसी फुटबॉल का स्पीयर, सेंटर ऑफ स्पीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट ऑफ इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस तरीके का आपका इमेजिनेशन दौड़ना चाहिए कि ओ माई गॉड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट डेफिनेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या है, कॉनकेव मिरर हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15, रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी मैंने बताया आर इज इक्वल टू ट्वाइस एफ, बच्चा बच्चा कर लेगा 30, 15 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 30 आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो यार, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू। 3 रे डायग्राम आपको ध्यान में रखनी है। अगर पैरेलल कोई रे आती है तो वो फोकस से पास हो जाती है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो जाती है वो वापस आ जाती है ऐसे, और जो पोल से जाती है वो उसी एंगल से, जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से वापस चली जाती है। ठीक है, तो ये पहला है, ये दूसरा मैंने बता दिया, ये तीसरा मैंने बता दिया। 3 रे ऑफ डायग्राम में आपको 3 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पहला, अगर कोई पैरेलल आएगी तो फोकस से चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैंने मारा तो उसी से वो रिट्रेस कर देगी पाथ को, और पोल विल एक्ट एज अ प्लेन मिरर। वहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जैसा आपको खेलना है कि जिस एंगल से आपने रे फेंकी पोल पे उसी एंगल से आपको रिफ्लेक्टेड रे वापस भेजनी है। ठीक है, और एक और केस आता है कि सर, है ना, कुछ बच्चे और दिमाग लड़ाते हैं जो कि 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ फॉर बेटर कॉन्सेप्ट, कि सर अगर मैंने ऐसी पैरेलल रे फेंकी, ऐसी सर मैंने पैरेलल रे फेंकी तो क्या है अब भी फोकस से पास होगी। मैंने बोला हाँ भाई, है ना, पास तो ये फोकस से ही होगी। क्या अब भी ये फोकस से पास होगी? मैं बोलूँगा भाई ये फोकस से पास नहीं होगी, है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस वाले फोकस से पास नहीं होगी, लेकिन ये इस पॉइंट से पास होगी जो कि फोकस के लाइन के नीचे आएगा, या तो नीचे आएगा या तो ऊपर आएगा। इसी को बोला जाता है फोकल प्लेन। इफ़ द रे ऑफ लाइट आर पैरेलल बट दे आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। ये क्या होता है मेरे दोस्त, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये सब तो भाई पैरेलल है, लेकिन क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है? तुम बोलोगे सर नहीं, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल तो नहीं है। तो मैंने पूछा अब ये कहाँ मिलेंगे,
तो बच्चे रटेंगे सर पैरेलल फोकस, ऐसा जिसने रटा होगा वो तो फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फोकस से पास नहीं होगे, ये फोकस से नीचे कोई पॉइंट रहेगा वहाँ से पास होगे। मोहल्ले वाले इसको प्यार से बोलते हैं फोकल प्लेन। क्या बोला जाता है इनको? फोकल प्लेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे दोस्त? फोकल प्लेन बोल दिया जाता है, ठीक है। वैसे इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपका एक थॉट प्रोसेस डेवलप करा है कि देखो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ठीक है। आपके मन में सवाल आता ही होगा। वैसे इसका आंसर तो बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अ रे डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड। अरे मेरे भाई, अभी मैंने बोला कि रिट्रेस कर देगा बैक और अलोंग द ओरिजिनल पाथ। सर डायग्राम बना के बता दो। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है भाई, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ से अगर मैंने कोई रे फेंकी तो ये, अगर मैंने ऐसे फेंकी तो ये टकरा के वापस ऐसे ही चले जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? हाँ सर आ रहा है समझ में। रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक द कॉनकेव मिरर, रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू कम फ्रॉम। रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक अ कन्वेक्स मिरर। तो भाई बना के देख लो, मैं रटता नहीं हूँ भाई, बना के मैं देखता हूँ। कन्वेक्स मिरर यानी कि भाई ऐसा होगा कुछ केस, ठीक है। ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि कुछ ऐसे रे जा रही है ना, पैरेलल इसके, ठीक है, ऐसे। स्ट्राइक टू अपीयर, अब भाई याद करो दिन कि अगर पैरेलल होती थी तो ये डाइवर्ज हो जाती थी, लेकिन जैसे ही अपन इसको रिट्रेस करते थे तो ये भाई पीछे फोकस पॉइंट से रिट्रेस होके ये फोकस पॉइंट पे आती थी। और अपन बोलते थे कि सर देखो ये हमें रिट्रेस करके इमेज बनानी पड़ रही है, इसलिए इसे हम वर्चुअल इमेज बोलेंगे, इसलिए हम इसे नॉन रियल इमेज बोलेंगे। अरे हाँ ना, बिल्कुल सही बात है। तो ये कहाँ से पास होती थी मेरे भाई? फोकस से डाइवर्ज होते हुए हमें दिखती थी, है ना। जैसे ही अपन इसको ट्रेस बैक करते थे तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? फोकस बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो आई होप आपको भाई समझ में आ रहा होगा। ये सब क्वेश्चन मैंने भाई थोड़े से इजीली ले लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने हल्का सा भी कहीं ये चैप्टर पढ़ा है स्कूल में, यूट्यूब पे, ट्यूशन में, तो आपको ये सब सवाल चुटकियों में आते हैं। बट मैंने आपको फिर भी मजबूर करा कि भाई तू रे डायग्राम बना, तू रटेगा तो खेल ख़त्म हो जाएगा। रे डायग्राम रहेगा तो चीज़ें याद रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रखना आप सीखिए, है ना। याद का मतलब ये नहीं है कि आपको फॉर्मूला रटने हैं, केसेस इतने सारे रट डालो, नहीं। आपको एक सवाल अगर आपने कर लिया तो उसके जैसे या वो लैंग्वेज के अगर कोई दूसरा सवाल दिखता है तो आपसे हो जाना चाहिए। फिज़िक्स में ये गलत बात है जब लोग कहते हैं कि भाई दिमाग लगाओ, कंसेप्चुअल, है ना, एकदम कि कुछ याद मत करो, ये गलत बात है ना। आपको चीज़ें याद रखनी है, लेकिन याद का मतलब ये नहीं कि रटे जा रहे हैं फॉर्मूला। याद का मतलब है कि यू हैव टू लर्न द थिंग कंसेप्चुअल। आपको एडवांस लेवल पे जाके चीज़ें सीखनी है, लेकिन जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है कि हाँ भाई ये सवाल मैंने करा, तो वो सवाल आपको याद रख लेना है कि इस तरीके का अगर मुझे कोई सवाल दिखता है तो मैं वो चुटकी में कर दूँगा। अब ये सब सवाल जो थे ये मेरे पूरे याद है, क्योंकि मैंने कभी ना कभी 9-10 स्टैंडर्ड में इसे फॉर्मूला तरीके से रट के सॉल्व नहीं किया था, कंसेप्चुअली सॉल्व किया था। नीट के दौरान मैंने इसे किया है, तो ये सब सवाल मुझे याद है। रात के अगर आपको 12 बजे भी पूछ ले कि भाई ये सवाल कर दो, तुम इजीली कर दोगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।